हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया। वर्क वर्क पावर नहीं यार, जो चैप्टर पढ़ते रहो इनर्शिया आ जाता है। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन के है तो वैसे थर्ड क्लास, बट ये सेकंड क्लास का कंटिन्यू पार्ट है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड से हमको बतानी है, यूनिफॉर्म रॉड नहीं प्लेट है, 1/4 पार्ट रिमूव कर दिया तो बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट होगा। एक काम करें, एक्सेस ऑफ सिमेट्री काट लें। क्या अगर ये कट जाएगा उसके बाद भी ये, यार मेरे पास वो नहीं है जो सर के पास होता है क्लास में। इक्वल पार्ट में देखो, इसका एरिया इक्वल है, तो क्या मेरा सेंटर ऑफ मास इसी पॉइंट के बीच कहीं पर लाई करेगा? तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ ओ और ए के बीच में सेंटर ऑफ मास इसका होगा जो शिफ्ट होगा। अब देखो, ऐसा सवाल अगर आपको लगता है कि ये लेवल अप है और नीट में नहीं आता, प्रीवियस ईयर उठा के देख लो। अगर सेंटर ऑफ मास से नहीं मिला तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मिलेगा पक्का। मेथड सीखना बहुत जरूरी है। कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। एक रेडियस दिया है, एक यूनिफॉर्म डिस्क दिया गया है, मास m है जिसका रेडियस r है। स्मॉल सर्कुलर डिस्क काट लिया जिसका रेडियस हाफ था, r/2 था। इन सच वे दैट बोथ हैव द कॉमन टेंजेंट। बोथ हैव कॉमन टेंजेंट का मतलब होता है ये देखो, ये वाला चीज होता है, इसका मतलब होता है बोथ हैव कॉमन टेंजेंट। तो डिस्टेंस बतानी है सेंटर ऑफ मास की, जो रिमेनिंग पार्ट है ओरिजिनल डिस्क के कंपेयर में। तो अगर मैं एक काम करूं, यहाँ पर एक्सेस बनाऊं, तो क्या अब ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है? तो सेंटर ऑफ मास कुछ इस जगह पर शिफ्ट होगा। तो हमको क्वेश्चन में कुछ और नहीं, यही चीज़ हमको निकालनी है। क्या? ये वाली डिस्टेंस, यही वाली डिस्टेंस हमको निकालनी है। निकालते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटेड पार्ट होता है, बट एक बार आप मेथड सीख गए, ऐसे करेंगे हम। एक सवाल में या दो सवाल में प्रॉपर करेंगे, उसके बाद जैसा एग्जाम में करना है वैसे करेंगे। स्टार्ट करेंगे पहले। अब कल सर ने एक बात सिखाई थी, क्या पता है? जो डेंसिटी होती है वो होती है नॉर्मली मास अपॉन वॉल्यूम, बट एरियल डेंसिटी प्लेट के लिए, प्लेट का कोई वॉल्यूम नहीं होता तो एरिया होता है। तो जो प्लेट की डेंसिटी है वो एरियल डेंसिटी है, ये याद रखना। वो होती है मास अपॉन एरिया। तो अगर मैं प्लेट से कुछ मास काटूंगा तो कितना मास जाएगा, ये करने के लिए हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या, मैं अगर डेंसिटी को कांस्टेंट मान लूँ तो मेरा जो एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। हाँ, तो जितना एरिया काटेंगे उसी के करस्पॉन्डिंग मास भी उस डिस्क से निकल जाएगा। कितना एरिया काटेंगे? एरिया डिस्क का क्या होता है? 4 पाई, एक सेकंड, पाई आर स्क्वायर, 4 पाई नहीं, 4 पाई तो उसका होता है पाई आर स्क्वायर एम। तो अगर कोई डिस्क जिसका मास यम है और रेडियस मेरा आर है, तो इस रेडियस के करस्पॉन्डिंग मास इसका यम होगा। अगर हम इसमें से कुछ पार्ट काट लेते हैं, लेट सपोज r/2 रेडियस का हम एक डिस्क काटेंगे, सॉरी ये आर स्क्वायर होता है यार, ये देखो यहाँ पर लिखा था लेकिन देखो यहाँ पर नहीं बताया। तो ये रेडियस करस्पॉन्ड करेगा इस मास को, तो अब हम रेडियस को हाफ कर दिए। तो क्या हम रेडियस को हाफ करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा, क्योंकि देखो पूरे पर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना मास होगा इसके कंपेयर में। तो हम ऐसे करेंगे कि अगर हम r/2 का रेडियस काटते हैं डिस्क छोटा, तो वो r/4 करस्पॉन्डिंग मास का m/4 मास निकल जाएगा। तो अब देखो, ये इतना रेडियस वाला काटेंगे तो इतना मास वाला पार्ट बाहर निकलेगा। जैसे मैं इसमें r/2 का काटूंगा तो मेरा m/4 मास निकल जाएगा, अगर मैं मास के टर्म्स में देखूं। तो हमको क्वेश्चंस में क्या करना है, डिस्क के लिए हमको एक चीज़ पता है, क्या? उसका एरिया, मतलब ये आर स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के। तो हम डिस्क में से कुछ r/2, r/4, r/9 कुछ भी मास काटें तो हम उसको स्क्वायर कर लेंगे, फिर उसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग ही मास निकलेगा। तो ये सिर्फ हम मास निकालने के लिए करेंगे। ठीक है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने हम सवाल से। अब देखो, वही सेम चीज़ जो मैंने बताया ऊपर, वही चीज़ इस क्वेश्चन में है। क्या है भाई? r/2 रेडियस का एक डिस्क काटा, तो इसका मास कितना होगा बताओ? जो इसका मास होगा वो मेरा होगा, अगर r/2 का काटा है तो r²/2, और इसके करस्पॉन्डिंग जो मास होगा वो r/4, अगर रेडियस है तो m/4 इसका मास हो जाएगा। तो क्या मुझे इसका मास पता चल गया? हाँ, मुझे इसका मास पता चल गया। क्या इसकी डिस्टेंस, ये चीज़ देखो कि इसका सेंटर ऑफ मास बड़े वाले डिस्क के सेंटर ऑफ मास से कितना दूर है? r/2 ही दूर है ना। हाँ, तो अगर मैं इस डिस्क को वापस ऐसे पकड़ के, मेरे में तो सिस्टम है नहीं ऐसा पकड़ के रखने का, यहाँ पर फिर से फिट कर दूँ तो फिर से सेंटर ऑफ मास यहीं आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम अलग अलग इस डिस्क का और इस डिस्क का, ये क्या है? रिमेनिंग पार्ट है, काटने के बाद बचा हुआ, ये मेरा काटा हुआ। तो इस डिस्क का जो मूवमेंट ऑफ मास होगा वो हम बराबर करेंगे मूवमेंट ऑफ मास से। मूवमेंट ऑफ मास क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मास मतलब मॉम, वो होता है
उस पार्ट का मास इनटू मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस फ्रॉम सीओ, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस। ठीक, तो मुझे बताओ जब इसका रेडियस r/2 था तो इसका मास जितना कटा वो था m/4। ये पहले कितना था, m था, तो ये कितना बचेगा, तो जो रिमेनिंग पार्ट का मास होगा, रिमेनिंग मास होगा वो m माइनस m/4 होगा। तो इस पार्ट का मास कितना होगा, वो हो जाएगा 3m/4। ठीक, 3m/4 होगा। ये मैं अभी पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ इसलिए इतना स्लो स्लो कर रहा हूँ। ठीक, 3m/4, m नहीं दिख रहा है यार। तो मुझे अब इस रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ मास और इस डिस्क का मास, मोमेंट ऑफ मास इक्वल करना है। तो इस रिमेनिंग पार्ट का मास कितना होगा बताओ, 3m/4, और इसका जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से, इसका सेंटर ऑफ मास से ओरिजिन का डिस्टेंस, सॉरी ये ओरिजिन मान लेंगे इसको, तो ये यही डिस्टेंस तो हमको कैलकुलेट करनी है। तो हम लेट सपोज इसको x मान लेते हैं, जो कि इक्वल होगा किसके, जो कि इक्वल होगा इसके मोमेंट ऑफ मास के, क्योंकि मोमेंट ऑफ मास कांस्टेंट रहता है, वो कभी नहीं बदलता। तो इसका मास कितना है, m/4। इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, ये मत सोचना कि इसका रेडियस हम ले लिए, हम इसका ये वाला डिस्टेंस ले रहे हैं ओरिजिन से, कितना है r/2। तो अब हम इसको सॉल्व करके सीधा सीधा x निकाल लेंगे। m से m कैंसिल हुआ, 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो क्या 3x इज इक्वल टू r/2 आ गया। तो क्या x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये r ऊपर ही रहेगा और ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, तो ये क्या r/6 आ गया। हाँ, यही हमको निकालना था। अब सेम क्वेश्चन, एक सेकेंड एक क्वेश्चन और था यार, एक मिनट। हाँ ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन वैसा ही है, बट इसमें फ़र्क क्या है, इसमें हम r/4 का डिस्क काटेंगे। उसको करने से पहले ये एक सवाल कर लेते हैं, अक्सर ये पूछा जाता है क्योंकि ये सिंपल होता है। अब अगर r/2 रेडियस का एक दूसरा डिस्क रिमूव कर दिए, जो कि ऐसा है, क्वेश्चन में दिया था, मतलब क्या ये सेंटर ऑफ मास के सिमेट्रिक है, तो जितना मास इसके इस साइड से निकाला, इस साइड से निकाला, इस साइड से सेम मास चारों साइड से निकाला, तो जो मेरा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी रिमेनिंग पार्ट की, वो सेम रहेगी, क्योंकि सिमेट्रिक पोजीशन से निकाला है ना। शिफ्ट तो तब होता अगर एक साइड मास कम हो जाता, देखो इस वाले पार्ट में मास कम हो गया, इस वाले पार्ट में ज़्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास ज़्यादा मास की तरफ भाग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसमें हम थोड़ा सा तेजी करेंगे। तेजी क्या करेंगे कि हमको एक बार चीज़ें सारी आइडिया लग गई कैसे करना है, अब इसमें हम करके देखेंगे। अब देखो दूसरा डिस्क काटा, जिसका लेट सपोज मास कर लेते हैं कैपिटल M है और रेडियस r है, और ये देखो ये इस बार सेंटर है, ये मेरा सेंटर है, और इसका जो रेडियस है वो r/4 है। तो क्या मैं कह सकता हूँ r² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m के, तो r/4 का मास काटा तो r² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो मास निकलेगा उसके, तो क्या ये r/16 हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग मास निकलेगा, मतलब m/16 मास निकला। ठीक, m/16 मास निकला है, बस अब आपको इसका मास पता चल गया m/16। अब रिमेनिंग पार्ट का मास निकाल लेंगे, इसका मास कितना होगा, पहले मास कितना था टोटल, m था, अब मास कितना निकला m/16, तो क्या रिमेनिंग पार्ट का मास 15m/16 आ गया। हाँ, तो अब इसका मोमेंट ऑफ मास, इसका मोमेंट ऑफ बराबर कर लेंगे तो हमको मिल जाएगी सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग पार्ट की। तो क्या इसकी सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पर शिफ्ट होगी, तो हमको निकालना क्या है, हमको सिंपली यही वाला डिस्टेंस निकालना है। ये पहले सेंटर ऑफ मास थी, अब ये, तो ये हमको निकालना है। अब दूसरी चीज़, इस बार इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से r/2 तो नहीं है, तो कैसे करेंगे। अच्छा, ये डिस्टेंस तो हमको पता है ना पूरी, ये कितनी है, r है, और ये कितनी है, ये r/4 है, तो मैं r में से r/4 निकाल लूँगा, तो क्या मुझे ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। जैसे ये पूरा r है और ये यहाँ से r/4 है, ठीक है, तो मेरा कौन सा वाला पार्ट निकल जाएगा। अरे भाई, ये पूरा r है, ये मेरा r/4 है, तो मुझे सेंटर से डिस्टेंस निकालने के लिए ये वाला डिस्टेंस पूरे में से इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये मिल जाएगा। तो ये कितना होगा इस बार ये होगा 3r/4। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो क्या मुझे, अब मैं लिख सकता हूँ मोमेंट ऑफ मास रिमेनिंग पार्ट का इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ मास जो निकाल दिया। तो रिमेनिंग पार्ट का जो मोमेंट ऑफ मास लिखेंगे या मार लिखेंगे, मास कितना है 15, रुको डार्क कलर ले लेता हूँ, 15m डिवाइडेड बाई 16, ये रिमेनिंग पार्ट का मास आ गया। अब इसकी डिस्टेंस जो है ओरिजिन से, या फिर जो पहले सेंटर ऑफ मास था उससे भी कह सकते हैं कितनी होगी, x होगी, और इसका जो मोमेंट ऑफ मास होगा, इसका मास m/16 मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस से, इस वाली डिस्टेंस से, कितनी है ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है 3r/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम करेंगे काटा पीटी, कैसे करेंगे, m/16 से m/16 कैंसिल, तो क्या ये 15x बराबर
3r/4 आ गया। हाँ, तो क्या मैं x इज इक्वल टू 3r/4 मल्टीप्लाई बाई 15 लिखूँ? हाँ, तो नीचे हो जाएगा कितना, 15 चौका 60, 3 से काटेंगे तो ये r/20 मेरा क्या आ गया, r/20 मेरा आ गया डिस्टेंस जो सेंटर ऑफ मास की होगी रिमेनिंग पार्ट की, मतलब इस पॉइंट पर रिमेनिंग पार्ट की सेंटर ऑफ मास होगी। ये क्वेश्चन आप लेवल अप कह सकते हैं, बट उतना लेवल अप नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, थोड़ी सी चीज़ें और अंदर घुस के करो, घुस के करोगे सरल लगने लगेगा। करते हैं हम, क्या करना है, एक यूनिफॉर्म स्क्वायर है जिसका मास यम है, साइड लेंथ एल है, l/2 अगर हम l/2 का पार्ट रिमूव करते हैं तो सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग पार्ट का बताओ। तो ये l/2 कहाँ से रिमूव किया, ये तो क्वेश्चन में नहीं बताया, तो सर ने इसीलिए डायग्राम बना दिया। तो क्या ये एक तरह से l/2 इधर से भी, l/2 इधर से भी, तो क्या ये 1/4 मास को हमने रिमूव किया है? हाँ, तो 1/4 पार्ट को रिमूव किया है, तो मेरा सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? सिंपली हमने पहला सवाल ही किया, कुछ इस पॉइंट पर होगा। अब वो पॉइंट कैसे निकालेंगे? तो वो पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वो पॉइंट निकालने के लिए हम ये वाला डिस्टेंस देखते हैं कि इसके सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस पहले निकालेंगे। दूसरी चीज़, ये वाला चीज़ तो हमको कैलकुलेट करनी है, इसको x बोल देंगे, ठीक है। फिर इसका मास कितना बचेगा, इसका मास बच जाएगा कितना, 3m/4। अरे भाई m/4 निकाला तो 3m/4 ही बचेगा ना, दूसरा कुछ थोड़ी बचेगा। तो इसका मोमेंट ऑफ मास मिल गया, इसका डिस्टेंस x मिल गया, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ मास मिल गया, इसका डिस्टेंस x मिल गया, यही x कैलकुलेट करना है। अब इसका मुझे मोमेंट ऑफ मास कितना होगा, m/4 मल्टीप्लाई बाई ये वाला डिस्टेंस निकाल लें तो काम बन जाए। ये पूरा l है, तो क्या ये l/2 बोला है क्वेश्चन में? अब मुझे एक बात बताओ कि क्या दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप याद कर लो, या तो आप, ये मेरा स्क्वायर प्लेट है, ये l/2 है, तो या तो आप याद करो, या तो आप, अगर दिमाग है आपके पास तो कैलकुलेट कर लो तुरंत, या तो आप याद करो ये जो डायगोनल होता है वो कितना होता है, वो होता है मेरा, वो कैसे निकालेंगे? अरे भाई इतना वेक्टर पढ़ा है, अगर ये साइड l है, ये साइड भी l है, तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल सकता हूँ? दोनों को रूट के अंदर l स्क्वायर कर देंगे तो √2l आ जाएगा। तो जब ये l है तब ये √2l टाइम्स था, बट इस बार साइड हमारी क्या है, इस बार हमारी जो साइड है वो है l/2, तो √2 इंटू l/2। लेकिन हमको क्या निकालना है, ये ध्यान दो, हमको ये वाला डायगोनल नहीं निकालना है, हमको ये वाला निकालना है। तो ये मेरा l/2 इंटू √2 आया, ये वाला पूरा, तो क्या इसका आधा निकालने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये √2l/4 हो जाएगा। एक काम करें, 2 इंटू 2 ही रहने दो, क्या मैं इसको √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ? इंटू 2 नहीं करेंगे तब भी काम चल जाएगा, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या ये वाली डिस्टेंस मेरी 2 इंटू √2 आ गई। कैसे आई, आप याद भी कर सकते हैं कि साइड का √2 टाइम्स होता है डायगोनल स्क्वायर का, नहीं याद है, नहीं याद है, एंगल पता है, उसका यूज करके निकाल सकते हैं। अरे यार ऐसे भी तो निकाल सकते हैं भाई, देखो ना, ये 45, ये 90 है, ये 45 है, ये 45 है, पाइथागोरस लगाओ, आ गया वेक्टर से भी आ जाएगा। तो मेरा साइड कितना आ गया ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट l/2 √2 आ गया। कैसे आ गया मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। तो अब मैं यहाँ पर l/2 √2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब करते हैं काटा पीटी, क्या m/4 से m/4 कैंसिल, तो क्या बच गया, बच गया 3x इज इक्वल टू l/2 √2, l/2 √2। तो क्या मेरी x की जो वैल्यू है वो l/2 √2 आ गई। हाँ, क्या मैं करेक्ट हूँ? हाँ मैं करेक्ट हूँ, यही आंसर है। ठीक, आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब देखो ये थोड़ा सा लेवल है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। क्या हमको इसमें भी सेंटर ऑफ मास होल की निकालनी है एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम दिस डिस्क। तो इस बार क्या किया है एक डिस्क था जिसका रेडियस a था, उसमें से एक b रेडियस का डिस्क काट लिया है, और ये क्वेश्चन में बता दिया है कि इसके और इसके बीच की दूरी 6 है। तो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास जो भी होगा, लेट सपोज करते हैं कुछ यहाँ होगा, तो क्या ये डिस्टेंस में फिर से x मान लूँ? हाँ, तो रिमेनिंग मास कितना हो जाएगा, ये निकालने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर ये एरिया a है तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, m के, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर की जगह a स्क्वायर और इसका मास m। तो एक यूनिट का जो मास होगा वो m/πa स्क्वायर होगा। हाँ, तो मेरा इस वाले का कितना मास होगा, तो इस वाले का मास, इसका मास m है, तो इस वाले का मास निकालने के लिए सिंपली हम इस वाले का एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना एरिया होगा इसका, पाई b का स्क्वायर।
तो ये यूनिटरी मेथड जैसा है, पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पाई बी स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो क्या मेरा छोटे वाले डिस्क का जो एरिया था वो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ गया? आ गया भाई, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ऊपर मास एम है, एम नहीं कैंसिल हुआ है, ये एम है, ठीक है। तो मुझे इसका मास मिल गया, मान लो मैंने निकाल लिया। तो मैं रिमेनिंग पार्ट का मास भी निकाल सकता हूँ। कैसे? पूरा मास यम था, पूरा मास यम था, उसमें से मैं एम बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस करूँगा। जब इसको मैं माइनस करूँगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, तो ये हो जाएगा एम ए स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एम को कॉमन निकाल लेंगे और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये मेरा आ गया रिमेनिंग पार्ट का मास आ गया। क्या मेथड सेम है, बस वही यूनिट मास निकालने वाली चीज़ अलग थी। तो एक्स डिस्टेंस रिमेनिंग पार्ट का मूवमेंट ऑफ मास मल्टीप्लाई उसका मास कितना है, यम इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। पहली बार बता दे रहा हूँ, ये नीट के लेवल के ऊपर है, नीट में कभी नहीं आएगा। तो क्यों कर रहे हो, करा दिए थे सर तो कर ले रहे हैं, प्रैक्टिस हो जा रही है। अब इसका मास हम कितना निकाले हैं, इसका मास एम बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एम बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, इसका क्वेश्चन में दे दिया था, क्या है, सी है, क्वेश्चन में दे दिया, यही आसान कर दिया, वरना आपकी डैश रुक जाती। अब हम करेंगे काटा पीटी, क्या ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा? हाँ। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो और क्या कैंसिल होगा, एम स्क्वायर से एम से एम, तो क्या ये यक्स ए स्क्वायर माइनस यक्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू सी आ गया। तो यहाँ से जब हम एक्स निकालेंगे तो सिंपली यार क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा, कॉमन ले लो भाई, मल्टीप्लाई मैंने झूठे कर दिया, बी स्क्वायर बाई सी डिवाइडेड बाई क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लेवल अप क्वेश्चन था, नहीं करने की जरूरत थी। अब देखो, अब हमको मिल गया सॉलिड स्फीयर, सेम वैसा ही सवाल है, बस थोड़ा सा फ्लेवर चेंज होगा। सॉलिड स्फीयर के लिए जो डेंसिटी होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होगी, और सॉलिड स्फीयर का जो डेंसिटी होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो सिर्फ यहाँ पर इतना चेंज है कि जो रेडियस है वो आर क्यूब है, जो प्रोपोर्शनल है मास के। तो जब हम r/2 का मास काटेंगे, मतलब r/2 का क्यूब करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग मास निकलेगा, तो ये r/8 हो जाएगा, मतलब m/8 मास निकलेगा जो पार्ट इसमें से काटेंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट का मास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा m माइनस m/8, जो कि 7m/8 हो जाएगा। अब हम फिर से वही चीज़ करेंगे, मोमेंट ऑफ मास बैलेंस, तो ये रिमेनिंग पार्ट का मास, इससे डिस्टेंस जो होगी वो निकालेंगे, और ये मेरे कटे हुए पार्ट का मास, और देखो r/2 का डिस्टेंस काटा है, तो मुझे बताओ ये यहाँ से r/2 ही डिस्टेंस पर होगा, तो यहाँ डायरेक्ट हम r/2 कर देंगे, तो मेरा यहाँ से m/8 से m/8 कैंसिल, और x 7x इज इक्वल टू r/2 होगा, और x इज इक्वल टू हो जाएगा r/14। तो देखा, मैंने 4 क्वेश्चन कराए और ये वाला सवाल कितनी सरलता से हो गया, और जो जिसमें कम से कम 5 मिनट लगा होगा इस क्वेश्चन में, वो भी अब आप ऐसे ही 1 मिनट में कर सकेंगे। आगे चलेंगे अगले सवाल पर, क्या है, 2 पार्टिकल हैं अब इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। 2 पार्टिकल हैं 1 kg और आधा kg के, वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो मुझे बतानी है क्या, तो मुझे बतानी है स्मूथ हॉरिजॉन्टल पर तो स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो क्या आपको डब्बा कंसेप्ट याद है, जिसका भी सेंटर ऑफ मास निकालना हो, डब्बा इंटू m1 प्लस डब्बा इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, या जितने मास होंगे। तो यहाँ पर इस बार वेलोसिटी है, तो क्या मैं वेलोसिटी को ऐसे लिखूँ, v1 वेक्टर होगा, इस बात का ध्यान रखना, प्लस m2 इंटू v2 वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। v1 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 2 दी है, और मास कितना दिया है, 1, प्लस v2 की वैल्यू कितनी दी है, 6, v2 की वैल्यू 6 दी है, तो एक ही डायरेक्शन में है, तो ये आई कैप में होगा, और ये भी आई कैप में ही होगा, तो ये कितना है, आधा kg, वो मूव कर रहा है 6 की स्पीड से, तो ये भी आई कैप होगा, डिवाइडेड बाय दोनों का मास 1 प्लस आधा कितना होता है, 1.5, 1.5 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 3 आई कैप डिवाइडेड बाई 3/2 इज इक्वल टू 3 2 5 आई कैप डिवाइडेड बाई 3, 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या ये 10/3 आई कैप हो गया, जो कि वेलोसिटी 10/3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। आगे चलेंगे, अब देखो इसमें कैसे सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, ये तो अलग अलग भाग रहा है, तो हम इसमें कंपोनेंट लेंगे, कंपोनेंट लेने तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा। ये मेरा है 5, इस डायरेक्शन में लेंगे तो cos 37, और इस डायरेक्शन में लेंगे तो 5, यहाँ पर साइन आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, अगर आप ये पूछ रहे हैं तो आप अभी से अपनी तैयारी छोड़ सकते हैं, कोई बुरा नहीं मानेगा। अब ये 53 है, तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, 10 cos 53, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा 10, इसका कंपोनेंट sin 53, वैल्यू निकाल लेते हैं साइन कॉस की,
मुझे भी नहीं याद रहता, आपको भी नहीं याद रहता, हम दोनों सेम सेम ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा ट्रायंगल है। जब ये ट्रायंगल 37 होता है तो इसके सामने 3 होता है और यहाँ 4, यहाँ 5, आपको अब तक याद हो जाना चाहिए। और ये अगर 53 होता है तो इसके सामने 4 होता है, इसके सामने 3, इसके सामने 5। तो पहले हम क्या करें, कॉस वाला निकाल, साइन वाला, साइन 10 53। तो साइन 53 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से साइन 53 अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाई 4/5 हो जाएगी। 5 से 5 कट जाएगा, तो वैसे भी ये 5 दूना 10, 2 चौके 8। तो इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो 8 आ जाएगी, जो कि कौन से डायरेक्शन में है, जे के, बट नीचे जा रहा है तो हम माइनस लेंगे। अब ऐसे ही इसका करेंगे, तो 10 का मल्टीप्लाई कॉस 57 की वैल्यू 3/5 आ जाएगी। तो 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, तो 2 तिहाई 6, 6 आ गई। वैसे भी अगर ये 10 है, ये 8 अट्ठाई 64 प्लस 6 36 64 36 100, 100 का स्क्वायर करेंगे 10, ऐसे भी आप सोच सकते थे। अब साइन 37 आ गया। अब साइन 37 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये साइन है, 37 है, इसके अपोजिट में 3, हाइपोटेनियस में 5, तो साइन 37 हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई क्या 5 इंटू अपोजिट में क्या था 3, तो ये 5 से कट जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी 3 आ गई, वो भी आई कैप में, इसकी सॉरी जे कैप में, और इसकी वेलोसिटी 6 आई कैप में। ठीक है, अब इस डायरेक्शन का करते हैं। 5 cos 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5, 5 से 5 कटा, तो ये मेरी वेलोसिटी 4 आ गई आई कैप में। तो क्या मैं कह सकता हूँ, ऐसे भी ये 5 था तो ये 4 चौक 16, 3 3 9, 16 9 25, 25 का रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो अब हम सेंटर ऑफ मास इसका निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, तो जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वो पहले का मास 2 kg, दूसरे का मास 1 kg, 2 मल्टीप्लाई बाई क्या, पहले हम आई वाला ले लेंगे, फिर हम जे वाला लेंगे, या दोनों एक साथ भी ले सकते हैं आप। तो हम पहले 2 वाला लेते हैं। 2 वाले का सेंटर ऑफ मास कितना है, 4 है, 4 आई कैप प्लस इसका कितना है भाई, इसका मेरा है 3 जे कैप, 3 जे कैप प्लस करेंगे। अब इसका करते हैं, इसका कैसे करेंगे, इसका करेंगे एक ब्रैकेट में, आई कैप में कितना है, आई कैप में मेरा है 6 आई कैप, 6 आई कैप प्लस ये कितना है, माइनस है, प्लस नहीं है, माइनस है। क्यों माइनस किया मैंने, क्योंकि ये माइनस जे है, तो सीधा हम -8 जे कैप लिख देंगे। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 दूनी 8 आई प्लस 3 दूनी 6 जे प्लस 6 आई माइनस 8 जे, तो क्या 8 6 14 आई होगा, हाँ, तो 14 आई हो गया, 6 जे और -8, तो ये -2 जे हो जाएगा। मास लिखना मैं हमेशा भूल जाता हूँ और आज भी भूल गया था, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो क्या ये 14/3 कॉमा -2/3 मेरा आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल भी कुछ उसी तरह है, बस थोड़ा सा वेरिएशन है। क्या वेरिएशन है, वेरिएशन ये है कि 3 पार्टिकल दिया गया है हमको और हमको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बतानी है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन दे दिया, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन के लिए हम लिखेंगे क्या, एक्सेलरेशन के लिए हम लिखते हैं मास को मल्टीप्लाई करते हैं एक्सेलरेशन से। तो डब्बा कंसेप्ट, एक्सेलरेशन कितने बॉडी का दिया है, 1 सेकंड, फोर्स दे दिया है, तब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो m1 इंटू A1 प्लस m2 इंटू A2 प्लस m3 इंटू A3, ठीक, m2 इंटू A3 आ गया। कैसे आया, अरे भाई डब्बा कंसेप्ट, और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। हालांकि क्वेश्चन में फोर्स दे दिया, इसीलिए हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये फोर्स डायरेक्ट वैल्यू दे दी है, ठीक है, आर सब्जेक्टेड टू फोर्स, तो ये वाली वैल्यू जो है वो ये है, ये वाली वैल्यू जो है वो ये है, ये वाली है, और ये वाली वैल्यू जो ये है, सिंपल पूरी वैल्यू दे दी है। लिखते हैं हम, अब वैल्यू दे दी है मतलब m और a का प्रोडक्ट ही दे दिया है, हमको अपने हाथ से कुछ नहीं करना है। तो कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे हम 3i माइनस 2j प्लस 2k माइनस i प्लस 2j माइनस k प्लस i प्लस j प्लस k, यही दिया है। ये देखो, कहाँ से दिखाऊँ आपको, ये देखो, ये ब्रैकेट यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ठीक। नीचे मास है, कितना मास है, 3 2 5 1 6 है। अब हम करेंगे काटा पीटी, करते हैं, कहाँ से क्या क्या कटेगा, ये 2j है, ये प्लस 2j है, कैंसिल, और क्या कटेगा, ये माइनस आई है, ये प्लस आई है, कैंसिल, और क्या बच रहा है, ये प्लस के है और ये माइनस के है, कैंसिल। अब क्या क्या बचा मेरे पास बचा है 3i प्लस 2, एक सेकंड, 2k है, एक j बचा है, प्लस j प्लस 2k डिवाइडेड बाय 6। तो मेरी जो वेलोसिटी है वो 3/6 पहले की, दूसरे की 1/6, तीसरे की 2/6 आ जाएगी। इसको डिवाइड कर लीजिए आप। आगे चलेंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप में। अब अगला सवाल, अब हमको सिंपली मास दे दिया है और एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो क्या इसको हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे, 1 kg का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, आई कैप माइनस 2j प्लस 5k प्लस इसका मल्टीप्लाई 2 kg के साथ -2i
प्लस 4/3J माइनस के सिंपली डिवाइडेड बाय दोनों के मास कर देंगे, 2 1 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, कर लेते हैं। ये सिंपली 1 है तो ये मेरा सिर्फ I माइनस 2J प्लस 5K ही रहेगा, प्लस 2 दूनी ये माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस 4I होगा। एक सेकेंड, 2 दूनी 4, 4/3 3। दूसरा वाला मास 3 है यार, 2 क्यों लिखे हो तुम, एकदम से गधे हो। 3 1 4, तो ये 3 दूनी 6I हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 4/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, और प्लस 4J बचेगा माइनस 3K डिवाइडेड बाई 4। अब मैं क्या I वाले से I वाले को, J वाले से J वाले को, K वाले को K वाले से कैंसिल करूँगा, तो माइनस 5I प्लस 2J प्लस 2K/4 बचेगा। सबके नीचे इसको ला दो भाई, I कैप में हो जाएगा प्लस 2/4J प्लस 2/4K। ठीक, आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब ये क्वेश्चन हमको याद होना चाहिए। क्या इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एडिटिंग थी, रुको मैं कर दूं। क्वेश्चन में ऐसा लिखा होना चाहिए था, सर ने लिखा नहीं था, तो क्लास में बताते हैं समझ में आ जाता है। तो जब भी ऐसा सिस्टम बना हो, क्या हमको पता है कि जब हम NLM पढ़ रहे थे इसका एक्सेलरेशन रटाया गया था, जो ज़्यादा मास होगा डिवाइडेड बाई छोटा वाला मास प्लस m1 प्लस m2 इंटू जी, ये हमने बहुत अच्छे से रटा है। लेकिन जब हम एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की निकालेंगे तब भी यही होगा, सिर्फ एक छोटा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा भाई, इसको स्क्वायर कर देंगे और इसको जी ही रहेगा। अब आप डायमेंशनल चीज़ें याद रखना, अगर इसको जी स्क्वायर कर दिया तो ए स्क्वायर थोड़ी है, ए है, तो ये गलत हो जाएगा। और एम स्क्वायर है, नीचे भी एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं वैल्यू। ज़्यादा वाली हम यहाँ 10 लिखेंगे, कम वाली को 5 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5 15 इंटू जी हो गया। तो क्या ये 10 में से 5 गया, तो 5/15 इंटू जी, 5 से काटा तो क्या ये मेरा 1/3 हो गया, और 1/3 को स्क्वायर करेंगे तो g/9 आ जाएगा। कैसे, अरे भाई 5 से इसको काटा, 1/3 का स्क्वायर। आगे चलो, अब देखो एक दूसरा क्वेश्चन है। बॉल मास m है, एक बॉल है जिसका मास m है, उसको हमने डाउनवर्ड थ्रो किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अनदर बॉल सेम मास, दूसरे बॉल का भी मास m है, थ्रोन अपवर्ड। अच्छा, एक को अपवर्ड थ्रो किया, एक को डाउनवर्ड थ्रो किया, तो हमको पूछ क्या रहा है, मूविंग थ्रोन डाउनवर्ड सो एज मूविंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की बतानी है, तो कैसे निकालेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की होती है m1 a1 प्लस m2 a2 डायरेक्शन के साथ डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ पर m1 को m ही दिया है। एक्सेलरेशन कहाँ लगती है, चाहे बॉल को ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको, हमेशा नीचे जी डाउनवर्ड लगता है। ये हमने बहुत अच्छे से मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ी है। तो इसको हम करेंगे माइनस जी प्लस m इंटू माइनस जी डिवाइडेड बाई m1 m प्लस, तो ये 2m हो जाएगा, m को कॉमन ले लेंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मेरा एक्सेलरेशन माइनस जी ही आ जाएगा। हाँ, तो मेरा ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल क्या है भाई, बहुत ही बेहतरीन सवाल। मुझे सेंटर ऑफ मास बतानी है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बतानी है, कैसे करेंगे। अब मुझे पहले एक बात बताओ, ये वाली एक्सेलरेशन हमने रटी थी, जब एक मास लटका होता है तो जो एक्सेलरेशन होती है वो लटके हुए मास इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होती है। ये हमने बहुत अच्छे से रटा है NLM में, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास इधर आ रही है, जो कि कौन सी डायरेक्शन है, ये है मेरी माइनस जे डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है आई डायरेक्शन। तो इस एक्सेलरेशन से इधर आएगा, इस एक्सेलरेशन से ये इधर जाएगा, बस दोनों की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो एक्सेलरेशन को जब हम पुट करेंगे तो कैसे पुट करेंगे बताओ। एक्सेलरेशन को जब पुट करेंगे तो हम पहले इसकी एक्सेलरेशन लिखते हैं, क्या लिखेंगे, m1 मास है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की पूरी वैल्यू यहाँ पे लिखी है, कितनी है, m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू क्या आई कैप प्लस। अब क्या करेंगे, m2 की वजह से, ये m1 था, अब ये m2 की वजह से लिखेंगे, इंटू जी की वैल्यू, यहाँ पर भी जी की वैल्यू क्या है, m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, लेकिन वो जे की डायरेक्शन में है और ये जे नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। क्या मेरी एक्सेलरेशन आ गई, हाँ, नीचे क्या होगा, दोनों मास का सम, सिंपल, यही मेरी फाइनल आंसर होगी। अब आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। आगे चलेंगे, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, बेहतरीन उतना है नहीं जितना आपको लग रहा है। क्यों पता है, इसमें सिर्फ लैंग्वेज का खेला है। 2 ब्लॉक हैं 5 kg और 2 kg के, कनेक्टेड बाय स्प्रिंग, नेग्लिजिबल मास है, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इम्पल्स प्रोवाइड द वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड। तो इसके पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 7 मीटर पर सेकंड। हैवियर ब्लॉक इन द डायरेक्शन ऑफ लाइटर ब्लॉक, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी होगी, जब इसको ये वेलोसिटी मिल रही है तो हम इसी इंस्टेंट पर देखेंगे इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो वेलोसिटी ऑफ जो सेंटर ऑफ मास होती है वो होती है m1 v1 प्लस m2 v2 विथ डायरेक्शन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू 5 थी,
और वेलोसिटी 7 थी, प्लस m2 की वैल्यू 2 है लेकिन ये रेस्ट में है, डिवाइडेड बाय दोनों मास, प्लस 5 प्लस 2, तो ये 5 सते 35/7 और ये 7/35 आ गया मेरा मीटर पर सेकंड में आंसर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।